नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, जहां मतदान चल रहा है, वोटिंग के लिए आखिरी 1 घंटा बाकी है। ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत और 10 नवंबर को होगा किस्मत पर फैसला। कोरोना काल में वोटिंग का उत्साह दिखा है और खास इंतजाम भी किए गए थे बड़ौदा उपचुनाव में, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना भी गया नहीं और इस बीच में संक्रमण को देखते हुए यहां खास ध्यान रखा गया। लेकिन आपको बता दें कि वोटिंग के लिए अभी महज 1 घंटा बाकी है और इस 1 घंटे में उन लोगों को वोट करने का वक्त दिया जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव हैं और जिनका टेम्परेचर आज सुबह में जब वो वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर आए थे, टेम्परेचर ज्यादा था, उनको एक बार फिर मौका दिया जाएगा इस 1 घंटे में कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी। 10 नवंबर को उनकी किस्मत का फैसला, यानी 10 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा घोषित किया जाएगा। सदत वोट डाल के आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि वो निशान भी दिखा रहे हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गए हैं। योगेश्वर जी वोट डाल के आए हैं, योगेश्वर जी वोट डाल के हैं और अन्य लोगों से क्या अपील? सभी से अपील है कि ज्यादा मतदान करें भाई, बड़ौदा के इसे प्रगति में, इसे विकास में अपना योगदान जरूर दें। अब की बार किन मुद्दों को अपने रखा और जनता क्या? खेल का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा है भाई, किसानों की पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हर मुद्दा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मेरा घर है बड़ौदा। अब भाई हमारा हमने कहीं जरूरत नहीं, सबने पता है कि हमारा ये किसके, हमारा गांव कौन सा है, साबित करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। साबित वो करे जिनको खुद अपने बारे में संदेह है, हमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए हम कहीं ये बात कहते ही नहीं। योगेश्वर दत्त ने साफ कहा कि साबित वो करें जिनका नहीं है, मेरा अपना घर है और बड़ौदा हल्के से वो जीत के लिए आश्वस्त नजर आए हैं। सोनीपत से नितिन तिल, न्यूज़ 18। तो जीत का दावा हर प्रत्याशी की तरफ से किया जा रहा है। आपको सुना रहे थे कि योगेश्वर दत्त अपनी जीत के बारे में उत्साहित है और कह रहे हैं कि वो ही जीतेंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव पर हम इस वक्त अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी बड़ौदा से नितिन अंतिल जुड़ गए हैं। नितिन, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आज जब मतदान हो रहा है, किस तरह का उत्साह देखा गया, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में ये उपचुनाव क्या यहां पर खास दिखा? जी बिल्कुल, कोरोना काल चल रहा है, उसके पहले जो प्रशासन है उसके पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। जो कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया, उसके बाद जो देखा गया लोगों में उत्साह मतदान से पहले ही था। पहले ही लोग आकर खड़े हो गए थे, 7 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही लोग लाइनों में थे। और सबसे बात एक देखने को ये मिली कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में उत्सुकता थी वोटिंग करने की और महिलाओं की भीड़ हर मतदान केंद्र पर थी और महिलाएं बहुत उत्सुक हैं और वोटिंग अभी भी जारी है। 50% से ज्यादा वोटिंग हालांकि हो चुकी है, 1 घंटा बचा हुआ है। इस 1 घंटे में वो भी जो पहुंचेंगे जिन्हें वोट का मौका दिया गया एक टोकन के द्वारा, जिनका टेम्परेचर दिन में ज्यादा था, वो भी अब वोटिंग करेंगे। लेकिन जो खासा देखने को ये मिला बड़ौदा उपचुनाव में कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में उत्साह था और एक मतदान पर लंबी लाइनें हो, वो महिलाओं की ही देखने को मिली। जी साथ में नितिन ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार किन दावों वादों के साथ ये चुनाव लड़ा गया और जनता इस चुनाव में किस तरह का उम्मीदवार चाहती है, जनता का क्या पक्ष अभी तक देखने को मिला है, किन मुद्दों को लेकर जनता ने कहा कि इस बार ये मुद्दे हमारे हैं और उम्मीदवारों की तरफ से क्या वादे किए गए? जी बिल्कुल, बात सबसे पहले अगर सत्ता पक्ष बीजेपी की कर लें तो बीजेपी सीधा कांग्रेस पर निशाना साधती आई। ये कहा कि 3 बार उनका विधायक यहां से बना, 10 साल तक सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे और अपना गढ़ बताते हैं, लेकिन विकास नहीं कर पाए। और उन्होंने यहां पर IIIT यूनिवर्सिटी की घोषणा की कि यहां पर वो बना कर देंगे। उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो जो 3 अध्यादेश कानून बने किसानों के, उस पर ही सत्ता पक्ष को घेरती कांग्रेस नजर आई और ये कहा कि किसानों को खत्म कर देने वाले कानून है। और यहाँ पर जो मुद्दा सिर्फ किसानों का ही हैवी रहा, क्योंकि फसल का टाइम है और किसानों से जोड़कर जो मुद्दा कांग्रेस ने दिखाया वो ये कहा कि जो किसान हैं उनको खत्म करने के लिए बीजेपी कारगर है। उसके बाद अगर इनेलो पार्टी की बात कर ली जाए, इनेलो पार्टी के सुप्रीमो खुद मैदान में थे, क्योंकि 3 बार यहाँ से कांग्रेस का विधायक, उससे पहले इनेलो का ही यहाँ से विधायक बनता आ रहा था। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि बीजेपी आज तक खाता नहीं खोल पाई और जो किसानों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हावी यहाँ पर रहा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा
नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में थे, उनका गढ़ कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 3 अध्यादेश आए किसानों को जब मुद्दा रहा उसको लेकर बीजेपी को घेरा, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक जरूर रह सकता है। जी शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कानूनों को लेकर हम कह सकते हैं कि इस बार बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना पलड़ा भारी करने की तमाम कोशिशें की, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाए गए कि बीजेपी का 3 दफा विधायक यहां से सरकार भी रही, बावजूद इसके विकास नाम की कोई चीज नहीं, और बीजेपी ने विकास करवाने का वादा कर लोगों को आकर्षित करने, उनके वोट के लिए उन्हें रिझाने की कोशिश की। अब देखना यह होगा कि 10 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो मताधिकार का इस्तेमाल जो आज हुआ है, यानी मतदाता का जो फैसला है वो क्या है। अगली बड़ी खबर, गांधीगिरी के जरिए केंद्र सरकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह भिड़ने जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुए हैं। कल राजघाट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह धरना देंगे। राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया लेकिन वक्त नहीं मिला, तो इसके चलते अब गांधीगिरी के रास्ते पर चलकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। साथ ही दूसरी जो पार्टियां हैं उनसे भी धरने में शामिल होने की अपील की है। कल दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधीगिरी के जरिए केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से बार बार राष्ट्रपति से वक्त मांगा गया। उनके सांसद लगातार इस कोशिश में थे कि इस मसले पर, किसानों के मसले पर राष्ट्रपति उन्हें मुलाकात का वक्त दें, लेकिन जब मुलाकात का वक्त नहीं मिला तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये रास्ता अपनाया है कि राजघाट पर वो धरना देंगे। पंजाब के कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह राजघाट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह धरना देंगे। तरीके ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। और ये क्या जा रहा है कि देख लांगे, सानू मिल के जान बुझ के भड़काया जा रहा है तां जो पंजाब दे विच अग्गां लग जान, माहौल खराब हो जाए, फिर जम्मू कश्मीर वांग इत्थे भी गवर्नरी राज लगा देन ते आपदी मन मर्जी कर सकन। राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वो बीजेपी के आदमी ना बनकर देश के राष्ट्रपति उन्हें बनना चाहिए और राजधर्म का पालन करना चाहिए। और उन्हें यह देखना होगा कि एक स्टेट में संकट है, देश की चुनी हुई सरकार समय मांग रही है, वहां देश की परेशानी है और केंद्र की सरकार के खिलाफ शिकायत है, तो क्या केंद्र की सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शिकायत नहीं सुनना चाहते? अगर नहीं सुनना चाहते तो कल 10:30 बजे पंजाब भवन में दिल्ली के अंदर सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे मंत्री मुख्यमंत्री की अगुवाई में हम इकट्ठे होंगे और राजघाट में धरना देंगे और इस सरकार के खिलाफ, इस मोदी जालिम सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगल बजाएंगे। की एटीट्यूड है दिल्ली सरकार दा, शायद वो पंजाब नूं जां पंजाबियां नूं अपना नहीं मानते, हिंदुस्तान का हिस्सा शायद मनणों ना करते फिरते ने। बड़ा रॉन्ग एटीट्यूड है। गलबात पाकिस्तान भी करने तैयार होंगे ने ते पंजाबियों नाल क्यों नहीं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं, पंजाब के एमपीआं नाल क्यों नहीं? की शो करना चाहते हैं, की सुना देना चाहते हैं, पता नहीं की उन्होंने मन च है। पर बदकिस्मती है साडी भी, मुल्क दी भी ते सारियां दी। वहीं भारत बंद से पहले किसानों की बड़ी रणनीति, दिल्ली में देश भर के किसान संगठन जुटे हैं और 5 नवंबर को देश भर में किसानों का चक्का जाम का ऐलान हो चुका है। आंदोलन के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान, लेकिन उससे पहले किसान संगठन दिल्ली में जुटे हैं। भारत बंद से पहले किसान रणनीति बना रहे हैं। देश भर के किसान संगठन से जुड़े ये नेता
दिल्ली पहुंच चुके हैं। 5 नवंबर को देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे। आंदोलन के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 26 और 27 नवंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ सरकार की बैठक। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथ ये बैठक खत्म हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी फोन पर बातचीत हुई। 23 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ अगली बैठक होगी। आज किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में, लेकिन 23 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ भी किसान संगठन बातचीत करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ सरकार की बैठक खत्म हो गई। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की यह बैठक थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी फोन पर बातचीत हुई। 23 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ ये किसान संगठन बातचीत करेंगे। आज किसानों की मांगों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਆ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31/3/16 ਤੱਕ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਸੀ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ 23 ਨਾ ਸੀਐਮ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ 5-7 ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ 14 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। 2013 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 10 ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। उधर पंजाब के लोगों के लिए मुश्किल भरी खबर है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किसान जथेबंदियों ने जो मुलाकात की है सरकार के नुमाइंदों से, वहां बातचीत 14 मांगों को लेकर थी। किस तरीके से बातचीत हुई, क्या ये बैठक सफल रही, इस पर और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी रोहित बंसल फोनलाइन जुड़े हैं। रोहित, आज किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई, क्या ये मुलाकात, ये बातचीत कामयाब होती नजर आ रही, क्योंकि 23 तारीख को एक बार फिर से एक किसान संगठन मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, उनकी आज पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा और पंजाब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सलाहकार हैं संदीप संधू, उनके साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुख्य रूप से जो पंजाब के इशू थे उनको उठाया गया। किसानों की मांगे थी कि जो किसान संघर्ष के दौरान जिन किसानों की मौत हो गई थी उनको मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा जो गन्ने की काश्त करते हैं उनका जो बकाया पड़ा था उसकी राशि रिलीज करने के लिए बातचीत हुई है। और जो पंजाब सरकार ने उनके सामने मांग रखी थी कि आप जो ट्रेनें हैं उसका रास्ता छोड़ दो पूरी तरह से, जिसकी वजह से जो केंद्र सरकार दबाव डाल रहा है कि ट्रेनें जल्दी से जल्दी चालू की जाए। तो उन्होंने बोला कि हम 5 तारीख को एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें ये फैसला लेंगे कि हमको ट्रेनें दोबारा से चालू करनी है या नहीं करनी। इसके अलावा जो पंजाब के एजी अतुल नंदा है उनके साथ बातचीत हुई है कि जो पंजाब विधानसभा में पिछले दिनों जो कानून पास हुए थे उनको लेकर चर्चा हुई है कि ये कानून पंजाब के लिए कैसे सकारात्मक हो सकते हैं, जिसको लेकर एजी ने उनको पूरी तरह से समझाया कि अगर इस पे राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो ये कानून पंजाब के लिए अच्छे रहेंगे। पर किसानों ने साफ तौर पे कहा कि हमको नहीं लगता कि ऐसे राष्ट्रपति और राज्यपाल साइन करने वाले हैं। और साफ तौर पे उन्होंने बोला है कि हमको अतुल नंदा जी की बातों से कोई भी संतुष्टि नहीं हुई है, हमारे जो आशंका पहले से थी वो अभी भी कायम है। जी शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी के लिए। किसान संगठन सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे। आज 14 करीब मांगे जिन पर बातचीत हुई, लेकिन ज्यादातर मांगों पर किसान संगठन से जुड़े ये नेता संतुष्ट नजर नहीं आए। एक बार फिर से 23 तारीख को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही मुलाकात करेंगे और अपनी मांगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी।
अगली बड़ी खबर, पंजाब में बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। फाजिल्का में किसानों ने श्वेत मलिक का विरोध किया। बठिंडा में मदन मोहन मित्तल का घेराव किया। कृषि कानूनों को लेकर सियासी संग्राम अभी जारी है। पुलिस ने पिछले गेट से बीजेपी नेता को बाहर निकाला। आपको बता दें, किसान जथेबंदियां लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं, रेल पटरियों पर हैं और पंजाब में ये बीजेपी नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं। फाजिल्का में अब किसानों ने श्वेत मलिक का विरोध किया है। बठिंडा में मदन मोहन मित्तल का घेराव किया गया। कृषि कानूनों को लेकर यानी सियासी संग्राम जारी है। किसान अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और साथ ही उनका बीजेपी के बड़े नेताओं का विरोध का भी सिलसिला जारी है। पुलिस ने पिछले गेट से बीजेपी नेताओं को किसी तरह बाहर निकाला। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फाजिल्का बठिंडा की, जहां पर बीजेपी नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। फाजिल्का में श्वेत मलिक बीजेपी नेता का विरोध, तो वहीं बठिंडा में मदन मोहन मित्तल का घेराव किया गया। और अब पंजाब के लोगों के लिए मुश्किल भरी खबर। पंजाब में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। 4-5 घंटे बिजली कटौती की जा सकती है। न्यूज 18 से पीएसपीसीएल चेयरमैन वेणु प्रसाद ने कहा कि राज्य में बिजली संकट बहुत गंभीर है। पंजाब के पास 3 से 4 दिनों की बिजली ही बची है। इसी को लेकर सियासत भी पूरे उफान पर है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में डटे हुए हैं। कल राजघाट पर वो धरना देंगे पंजाब के लोगों के लिए, लेकिन मुश्किलें इस धरने से खत्म होती नजर नहीं आ रही। पंजाब में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। 4 से 5 घंटे बिजली कटौती हो सकती है। अभी भी बिजली कटौती की जा रही, लेकिन आने वाले कुछ और दिनों में ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। न्यूज 18 से पीएसपीसीएल चेयरमैन वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य में बिजली संकट बहुत गंभीर है। पंजाब के पास 3 से 4 दिनों की ही बिजली है। 2 घंटे 3 घंटे ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ थर्मल हाइड्रो पावर ਦਾ कैपेसिटी मुताबिक एक्सपेक्टेड मुताबिक नहीं हो पा रहे, सोलर जनरेशन नहीं हो पा रहे, पावर एक्सचेंज में पावर नहीं मिलता सही रेट पे, फिर देयर इज नो अदर ऑप्शन। ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोई ऑप्शन नहीं है। ये पावर कट है 2-3 घंटे की जगह 3-4 घंटे 4-5 घंटे इंक्रीज भी कर सकते हैं। उधर पंजाब ब्लैकआउट पर सुखबीर बादल का बयान है कि केंद्र और पंजाब सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। कैप्टन ने पंजाब के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब पर ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसके लिए केंद्र और पंजाब सरकार जिम्मेदार है। सुखबीर बादल ने कहा कि कैप्टन ने पंजाब के साथ धोखा किया है। आपको बता दें कि पंजाब ब्लैकआउट को लेकर जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ दिल्ली में डटे हैं, तो वहीं प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। सुखबीर बादल ने इस मसले पर केंद्र और पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने पंजाब के साथ धोखा किया है। जिस तरह मालगाड़ियां बंद ने ते कट लगन लगे ने, फिर जिम्मेवार तुसीं किस नूं निकेंद्र समझदे? सेंटर दी सरकार ते पंजाब सरकार रली है, इकट्ठे गेम खेडी जांदे है। नुकसान पंजाब दे लोकां दा हो रहा। जिस तरह मालगाड़ियां बंद ने ते कट लगन लगे ने, फिर जिम्मेवार तुसीं किस नूं निकेंद्र समझदे? सेंटर दी सरकार ते पंजाब सरकार रली है, इकट्ठे गेम खेडी जांदे है। नुकसान पंजाब दे लोकां दा हो रहा। उधर देवभूमि हिमाचल में जुर्म की वारदातें बढ़ रही हैं और कैदियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अपराध का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही सालों के भीतर जेलों में कैदियों की संख्या में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल में अपराध करने वाले कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते नालागढ़ मंडी से कुल्लू तक जेलों का विस्तार तेजी के साथ किया जा रहा है। जबकि पूरे देश में हिमाचल का नाम जेल सुधार में सबसे आगे है, लेकिन नालागढ़ से हर साल करीब 500 कैदी सोलन की जेल में लाए जाते हैं। इस कारण काफी परेशानियां होती हैं। कई बार तो कैदी भागने तक में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 2021 में नालागढ़ में जनवरी तक जेल कारागार बनके तैयार हो जाएगा।
नई जेल में अधिक सुविधाएं होंगी और नेल्सन मंडेला रूल के हिसाब से जेलें बनाई जाएंगी। जहां तक सुरक्षा की बात है, जेल में पहले जैसी डरावनी दीवारें नहीं होंगी। हमने सरकार को एक प्रपोजल दिया और उन्होंने इसको माना भी, और नालागढ़ की जेल लगभग बनकर तैयार है। मैंने उनको दिसंबर का टारगेट दिया है कि इसको कंप्लीट करके हमें चालू करना है। दिसंबर नहीं तो जनवरी तक मुझे उम्मीद है कि हम उस जेल को चालू कर पाएंगे। इससे जो न्याय प्रक्रिया है उसको सुविधा होगी और पुलिस को ज्यादा सुविधा इससे होगी। एनसीआरबी की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अपराध में हिमाचल का रैंक घट गया था, लेकिन 2019 में 1439 मामले हो गए जो नशे के अधीन थे। एनडीपीसी एक्ट के तहत क्राइम में हिमाचल, केरल और पंजाब के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। इसके तहत सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 1700 होते थे, 1300 होते थे, 1300 से मैक्सिमम ये 2550 तक गए हैं। तो आज के दिन कोई 2300-2400 है। तो ये जो है, क्योंकि हमने पैरोल पे बहुत छोड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये जो अभी है हमारी इतनी ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी कि अगले 2 दशकों तक तो शायद हमें और जेलों के निर्माण की आवश्यकता नहीं। भले ही आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पर सरकार का पूरा प्रयत्न है कि देश जल्द ही अपराध मुक्त हो जाए। जैसे जैसे देश विकास करेगा, वैसे वैसे क्राइम रेट घटता जाएगा। रिपोर्टेड क्राइम है वो बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये देखना होगा कि अभी जो नालागढ़ और जो कल्पा में जो जेल बन रही हैं या जल्दी जो बनकर तैयार होंगी, उनमें किस तरह की सुविधाएं जो है दी जा रही हैं, और जो पहले की जो जेलें बनी हुई हैं उनके मुकाबले कितना अंतर आता है। और ये भी देखना होगा कि ये जो दावा बार बार किया जाता है कि अपराध मुक्त हिमाचल किया जाएगा, तो ये दावे आगे कहां खड़े होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से